हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री। तो हम भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। यानी संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो इनमें से किसका नेता होता है। तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वह होता है निम्न सदन में बहुमत दल का। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम 25 वर्ष क्या होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री यानी आपको बताना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री है वह किनके द्वारा चुने जाते हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और इनको किनके द्वारा चुना जाता है? इनको चुना जाता है भारत के लोगों के द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौन बनता है? यानी भारत का जो प्रधानमंत्री है वह कौन बनता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री है वह बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कांग्रेस द्वारा जो समर्थन वापस लिए जाने पर वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसे त्यागपत्र देना पड़ा था? तो कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण जो भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवगौड़ा थे, इन तीनों को ही क्या था? त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? यानी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वह किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति है वह होती है भारत के प्रधानमंत्री के पास। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो संसदीय शासन प्रणाली है सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान के अनुसार जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वह किसमें निवास करती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वो प्रधानमंत्री में निवास करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत में योजना आयोग है उसका जो अध्यक्ष है वो होता है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 और 75 है वह किन विषय पर विचार करते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 जो मंत्री परिषद है उन विषयों पर विचार करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त है? यानी जो भारत के प्रधानमंत्री है वह अपने पद पर तब तक रह सकता है जब उसे कोई चीज प्राप्त होगा। तो भारत में जो प्रधानमंत्री है वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसके पास क्या है? लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत के प्रधानमंत्री है उनका कार्यकाल कितना है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री है उनका जो कार्यकाल है वह तब तक है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। तो उस प्रधानमंत्री का नाम था वीपी सिंह। तो यही प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। आज का अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्ति प्रक्रिया से द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राष्ट्रीय एकता जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसका अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय इनमें से वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय जो पीवी नरसिम्हा राव थे वही संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था। तो इनमें से जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी वही प्रधानमंत्री थी जो शपथ ग्रहण करने से पहले राज्यसभा की सदस्य थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय इनमें से वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो विधानसभा के सदस्य थे। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय जो एचडी देवगौड़ा थे वही क्या थे? विधानसभा के सदस्य थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? तो जो लॉर्ड मॉर्ले थे उन्होंने ही प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मंत्रिमंडलीय तानाशाही है उसका विचार किसकी देन है? तो जो मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार है वह है म्यूर की देन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा है इसमें से जिसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? तो जिसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था वह था म्योर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो वह प्रथम प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने ही संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो जो मंत्रिमंडल का जो गठन है वो करते हैं सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज का अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो संघीय मंत्रिपरिषद है वह अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो संघीय मंत्रिपरिषद है वो अपने आचरण के लिए जो लोकसभा है उसके प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो जो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है वह होता है मंत्री परिषद के पास। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद इनमें से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति क्या होता है? सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 है वह किन विषयों पर विचार करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 और 75 है वो क्या है? मंत्रिपरिषद पर विचार करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो संघीय मंत्रिपरिषद से जो पहला पद त्याग करने वाला मंत्री था वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर जॉन मथाई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो अब तक पद पर रहते हुए जो 3 प्रधानमंत्री है उनकी मृत्यु हुई है और उनके नाम हैं, जो पहले थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री और जो तीसरे थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यही तीनों व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। आज का अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो जो मंत्रिपरिषद है उसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं और वो 3 स्तर के मंत्री कौन कौन होते हैं? पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरे हैं राज्य मंत्री और तीसरे हैं उप मंत्री। आज का अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता
कौन करता है? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद को विवेचित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का इनमें से ऐसा कौन सा प्रावधान है जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद को विवेचित करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है यही क्या है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद को विवेचित करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में 6 महीने तक की अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? तो अब तक लोकसभा में जो प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव थे वो सर्वाधिक बार जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनकी सरकार के खिलाफ रखे गए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो इसमें से जो विश्वास प्रस्ताव है वही क्या है? भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सा है इसमें से जो भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो इसमें से जो भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है वो है सदन का विघटन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इसके अलावा जो संकल्प है, प्रश्न है और अविश्वास प्रस्ताव है ये क्या है? भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन है। आज का अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो क्या है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्रिपरिषद थे उसमें प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्रिपरिषद थी उसमें प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्य थे 36। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम मंत्रिमंडल थे उसमें कानून मंत्री कौन था? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में जो कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए थे? तो भारत के वह प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे
भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।